खातिर जिए अरमान सबके दिल में है, और कौन कर सकता है हमको एक दूजे से अलग, कि कौन कर सकता है हमको एक दूजे से अलग, धड़कनों की तरह हिंदुस्तान सबके। यही हमारे देश की ताकत है कि सारे धर्म, सारी प्रजातियां, सारी भाषाएं, सारे वेशभूषाएं इतनी सारी होते हुए भी हम लोग अनेकता में एक हैं। ये व्यवस्था भी धीरे धीरे बन जाएगी। पहले कभी को आमंत्रित करने से पहले मैं चाहूंगी कि सारी व्यवस्थाएं बन जाएं, और धीरे धीरे देश की व्यवस्था भी सुदृढ़ होती चली जा रही है इतने सालों में। वैसे ही कवि सम्मेलन की व्यवस्था भी बनेगी। हमारे बीच में एक से एक अच्छे गुणवान कवि हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जब तक व्यवस्था बनती है, कि एक गांव में पंडित जी थे। एक गांव में पंडित जी थे, वो जो कहते थे उनकी बात सच हो जाती थी, इसलिए गांव में उनका बहुत मान था, सम्मान था, लोग उनकी बात माना करते थे। तो एक गांव के छोटे से लड़के के दिमाग में खुरापात आई, क्यों नहीं पंडित जी की बात झूठी साबित करके रहेंगे। तो उसने एक तितली पकड़ी और उस तितली को अपनी पोली अंजलियों के बीच में बंद किया और पहुंच गया पंडित जी के पास और बोला, पंडित जी मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी इन दोनों पोली अंजलियों के बीच में एक तितली बंद है। आपको बताना ये है कि तितली जिंदा है या मरी हुई। वो पूरी योजना बनाकर आया था कि पंडित जी की बात झूठी साबित करनी है, कि अगर पंडित जी कहेंगे कि ये तितली जिंदा है तो उसे दोनों हथेलियों के बीच में दबाकर मार देगा, पंडित जी की बात झूठी साबित हो जाएगी। और अगर वो पंडित जी कहेंगे कि ये तितली मरी हुई है तो उसे वैसी की वैसी उड़ा देगा, फिर पंडित जी की बात झूठी साबित हो जाएगी। लेकिन श्रोताओं, पंडित जी तो पंडित जी थे, बोले बेटे इस तितली की जिंदगी और मौत तेरे हाथ में है। ऐसे ही आज का ये कवि सम्मेलन दोनों हथेलियों के बीच में बंद तितली की तरह से है। आप चाहेंगे तो ये तितली देर तक उड़ेगी, दूर तक उड़ेगी, और आप चाहें तो इन्हें दोनों हथेलियों के बीच में दबाकर मार भी सकते हैं। सारा दारोमदार श्रोताओं आपके क्योंकि कहते हैं कि सरल नहीं है कविता लिखना। जिस कविता को आप 6 मिनट में सुन लेते हैं उसे लिखने में कभी कभी 6 साल लग जाते हैं। कहा है किसी ने कि सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से कि सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से, हम सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। क्योंकि जो कदरी के पात में बात बात में बात, आप लोगों ने केले का पेड़ देखा होगा, इसमें एक पत्ते के अंदर दूसरा पत्ता, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, चौथे के अंदर पांचवा, पत्तों के अंदर पत्ते होते हैं। तो जो कदली के पात में बात, और त्यों कवियन की बात में बात में बात। आप बातों के अंदर की बातें समझेंगे तो कविता का मन आपको और अधिक समझ में आएगा और अधिक आनंद आएगा। तो कहती हूँ कि आज की रात तबीयत से सुन लीजिए। फोटो तो बाद में भी यूट्यूब पर बहुत पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ बैठे तो 100% यहाँ पर बैठे तब आनंद आता है। कहते हैं कि आज की रात तबीयत से सुन लीजिए, क्या पता ये मिलन फिर दोबारा न हो, और जो दोबारा भी हो तो भरोसा नहीं, मन तुम्हारा भी हो मन हमारा भी हो। आज मन है, मौका है, मौसम है, तो क्यों ना इस मौसम को परवान चढ़ा लिया जाए। इसलिए कहती हूँ कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। अपने अंदर के मौसम को जगाइए। और पहले कवि को आमंत्रित करती हूँ। पहला कवि ही इतना विद्वान कवि है, पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी के सुपुत्र। केवल पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी का नाम आते ही श्रद्धा से सिर झुक जाता है। भोजपुरी के इतने बड़े विद्वान कवि जिन्होंने महाभारत को छंदों में कहा है, कई बार उनके साथ काव्य पाठ करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्हीं के पुत्र श्री धर्मपाल जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे आए और इस कवि सम्मेलन का शुभ प्रारंभ करें, क्योंकि जिस कवि सम्मेलन की नींव अच्छी होगी उसका भवन और उसका
बहुत बहुत धन्यवाद। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। संचालिका नारी शक्ति आदरणीय कीर्ति काले जी कर रही थी। संयोजन में डीएफओ साहब के साथ साथ आदरणीय शुक्ला जी, उधर भी नारी शक्ति। आज शक्ति का नगर है, सजा सजाया मंच है, संभ्रांत श्रोता है, नीचे धरती है, ऊपर आसमान है, सबको समेट के पहले एक क्षण से प्रणाम करता हूँ। तो प्रणाम मंचकारों को प्रणाम, मेरा कवि और कविता सृजन को प्रणाम है कि मंच को प्रणाम, मंचकारों को प्रणाम, मेरा कवि और कविता सृजन को प्रणाम है। और ग्राम देवता प्रणाम, स्थान देवता प्रणाम, धरती विशाल और गगन को प्रणाम है कि ग्राम देवता प्रणाम, स्थान देवता प्रणाम, धरती विशाल और गगन को प्रणाम है। तो आदि शक्ति को प्रणाम, भक्त भक्ति को प्रणाम, मैहर के पावन चरण को प्रणाम है। आदि शक्ति को प्रणाम, भक्त भक्ति को प्रणाम, विंध्यवासिनी के चरण को प्रणाम है। और काशी का वासी बाबा भोले का पुजारी मैं, यहाँ पर बैठे जन जन को प्रणाम है। ये मैं प्रणाम इसलिए किया क्योंकि प्रणाम करने का सौभाग्य सिर्फ मनुष्यों को प्राप्त है। आप किसी कुत्ते बिल्ली गधे को प्रणाम करते हुए नहीं देखे होंगे। इसीलिए हमारे अध्यक्ष आदरणीय अजय शेखर जी और देश के बड़े संचालक बड़े भैया राजहंस जी प्राय कहते हैं कि बेटा धर्म प्रकाश बड़े भाग्य मानुष कर पावा। मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो तुमको मोक्ष प्राप्त होगा। अगर मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, दोबारा जन्म हो ही गया तो मानव योनि में ही जन्म लोगे, अंड बंड योनि में जाने नहीं पाओगे। तो मैंने अपना आत्मचिंतन किया और पाया कि मुझे न तो मोक्ष प्राप्त होगा न दोबारा मानव योनि में जन्म लूंगा। तो ईश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु ये जन्म देना तो ये सुविधा देना, वो जन्म देना तो वो सुविधा देना। जैसे रसखान ने किया था कि मानुष रहो तो वही रसखान में बसो, ब्रज गोकुल गांव की ग्वाल। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि सर्प बनूं तो निवास के रूप में सज्जनों का आस्तीन मिले। मुझे आस्तीन का शाम बनाना कि सर्प बनूं तो निवास के रूप में सज्जनों का आस्तीन मिले। और स्वान बनूं तो घराना हो ऊंच पवेलियन डॉग कि सर्प बनूं तो निवास के रूप में सज्जनों का आस्तीन मिले। और स्वान बनूं तो घराना हो ऊंच और गोद सदा ही हसीन मिले। तो भैंस बनूं तो हरी हरी घास और आदम खान की जमीन मिले। कि सर्प बनूं तो निवास के रूप में सज्जनों का आस्तीन मिले। और स्वान बनूं तो घराना हो ऊंच और गोद सदा ही हसीन मिले। तो भैंस बनूं तो हरी हरी घास और आदम खान की जमीन मिले। और हाथी बनूं तो सवारी के रूप में मायावती सी बहन मिले। इस वातावरण को देखकर आज घटित एक घटना याद आ गई। हमारे विश्वविद्यालय में पर्यावरण पर सेमिनार हो रहा था। एक पर्यावरणविद आए और बड़े चिंतित भाव से बोले, विषय था विलुप्त होते पशु और पक्षी। वो आए और बोले कहे कि देश के सबसे प्रमुख सफाई कर्मी हिंदुस्तान से गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं। उसी के बाद कवि सम्मेलन था। मैंने कहा आदरणीय गिद्ध विलुप्त नहीं हो रहे हैं, मैं गिद्ध बता रहा हूँ, क्षमता हो तो आप संरक्षित कर लीजिए। अगर गिद्धों का सही जगह बता दूं, सही पता बता दूं तो आशीर्वाद दीजिएगा। आपके हवाले करता हूँ, सुनिए कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए। कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए। पेड़ों के बजाय कुर्सियों पे पाए जाते हैं। स्थान परिवर्तन। कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए। पेड़ों के बजाय कुर्सियों पे पाए जाते हैं। और संसद में बैठ कर कोई व्यूह रच रहा।
गांव का प्रधान कहीं योजना बचाते हैं, तो जनगण मन पर भी ये चोच मार रहे। भारत महान पर कालिख लगाते हैं, जनगण मन पर भी ये चोच मार रहे। भारत महान पर कालिख लगाते हैं, और त्रेता वाला गिद्ध सीता माता हेतु जान दिया, कलयुग के गिद्ध सीताओं को नोच खाते हैं। श्रृंखला बहुत बड़ी है, इसी में छांट छांट के बढ़िया बढ़िया परोसना है आपको। हर क्षेत्र में गिरावट, चाहे आप व्यापार ले लीजिए, चाहे आप राजनीति ले लीजिए, चाहे आप साहित्य ले लीजिए। पहले बड़े अच्छे अच्छे गीत आते थे, यह देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। श्रृंगार के गीत आते थे, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। अब ऐसे गीत नहीं आते। कलम में गिरावट कैसे हो रही देखिए। अब गीत आते हैं अनारकली डिस्को चली, जैसे सारे पर्यटक स्थल समाप्त। अरे आप सोनभद्र चले आओ। फिर एक गीत आया, चिकनी चमेली पौवा चढ़ा के आई। इतने पेय पदार्थ हैं, मौसमी, संतरा, अनार, लेकिन नहीं, अनारकली डिस्को ही जाएगी, चिकनी चमेली पौवा ही जाएगी। ये संस्कारों का क्षरण है। छंद हवाले करता हूँ, ये अनारकली डिस्को क्यों जा रही है और चिकनी चमेली पौवा क्यों जा रही है। कि पहले अनारकली रहती सलीम गली, आज की अनारकली डिस्को में जाती है। कि पहले अनारकली रहती सलीम गली, आज की अनारकली डिस्को में जाती है। और चांद जैसे मुखड़े का घुंघटा में था निवास, आज सब कुछ खोल खोल के दिखाती है। तो मीरा ये नसुइया जी थी कभी आदर्श बनी, आज कैटरीना मलिका ही बनी ठाती है। मीरा ये नसुइया जी थी कभी आदर्श बनी, आज कैटरीना मलिका ही बनी ठाती है। इसीलिए मंदिरों में चरणामृत की जगह है, चिकनी चमेली अब पौवा ही चढ़ाती है। ये संस्कारों का क्षरण है। एक छंद और देता हूँ, फिर दो छंद में अपने राम विवाह काव्य से लेकर मैं बैठ जाऊंगा। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लव बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। पहले प्यार कैसे होता था, आज प्यार कैसे हो रहा है, 2020 का मामला है, समय है ही नहीं। एक तुलनात्मक अध्ययन देता हूं, सुनिए। कि पहले की नायिकाएं बड़ी मुश्किल से कुछ कहती थी, नयन झुका के मीठे बोल से। कि पहले की नायिकाएं बड़ी मुश्किल से कुछ कहती थी, नयन झुका के मीठे बोल से। और रोम थर 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 थरा के कांपता था, नायक की पारखी नजर नाप तोल से। तो अब पासा उलट पलट गया बंधु मेरे, अंग अंग बजता मृदंग थाप ढोल से। तो हाईटेक है जमाना सलमान से, करीना कहती है सैया चिपका लो फेविकोल से। ये परिवर्तन आया है। पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक क्षण देता हूँ। ऐलान हो गया केवल 2 ही बच्चे पैदा कीजिए। कुछ लोगों ने कहा 5, कुछ लोगों ने कहा 10। 10-5 पैदा करते हैं तो जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। 2 के चक्कर में रहते हैं तो बड़ी विचित्र विडंबना जन्म लेती है। इस छंद को हर जगह सम्मान मिला। मैं छंद सुना रहा हूँ जी, स्वागत। कि एक बेटा बेटी जन्माने का रिवाज चला, एक बेटा बेटी जन्माने का रिवाज चला, अब न तो चाचा ताऊ नहीं होगी ताई जी। एक बेटा बेटी जन्माने का रिवाज चला, अब न तो चाचा ताऊ नहीं होगी ताई जी। और मौसा भी होंगे नहीं, मौसी भी होगी नहीं, देवरानी व जेठानी की नठुन काई जी। तो जब जब फागुन सवार होगा सिर पर, तब तब नौजवान निराश होंगे भाई जी। जब जब फागुन सवार होगा सिर पर, तब तब नौजवान निराश होंगे भाई जी। तो की हो लिखे लगे को सालियां रहेगी नहीं, देवर न होंगे न तो होंगी भौजाई। इसी का एक जोड़ा छंद सुनाता हूँ। अध्यक्ष जी कहते हैं बेटा जोड़ा छंद लिखोगे तुम्हारा जोड़ा बना रहेगा, मैं अपना जोड़ा कतई टूटने नहीं दूंगा। आप कोई वाक्य लिखते हैं तो उसका एक व्याकरण होता है, कोई फार्मूला सवाल लगाते हैं तो उसका फार्मूला होता है। ऐसे ही रिश्तों नातों के संबोधन में भी कोई न कोई तर्क होता है।
यदि मैं कहूँ कि आदरणीय हमारे चाचा जी हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पिताजी के छोटे भाई हैं। इसी तरह मुझे रिश्ते में एक खोट न समझ में आया। कहना कुछ चाहिए, कहा कुछ जा रहा है। शुद्ध आनंद का छंद आपके हवाले करता हूँ, सुनिए कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। इसीलिए फूफा जी का लड़का फुफेरा भाई, लड़की को बहन फुफेरी कहा जाता है। इतना ही नहीं, पत्नी की माता सास और मामी जी को सासू माँ मवेरी कहा जाता है। इतना ही नहीं, पत्नी की माता सास और मामी जी को सासू माँ मवेरी कहा जाता है। तो उसी भांति पत्नी के चाचा जी की लड़की को क्यों नहीं पत्नी चचेरी कहा जाता है। आइए विराट के क्रम में 2-3 क्षण देता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ। राम मंदिर बन रहा है, आइए राम की तरफ चला जाए। भगवान राम फुलवारी में प्रवेश कर रहे हैं और माता जानकी पुष्प तोड़ रही हैं। 2-3 क्षण देकर अपना स्थान लूंगा। प्रभु राम प्रवेश कर रहे हैं इसमें। किसी अखड़ी फुलवारी के बीच में राम प्रवेश किए गोरी। किसी अखड़ी फुलवारी के बीच में राम प्रवेश किए गोरी। और दोनों रहे अनजाने नेह की, धीरे धीरे कसती गई डोरी। तो सांवले राम यो गोरी सिया, जसु बादल छोरा यो चांद की छोरी। तो राम ठगे के ठगे ही रहे, मिथिलापुर में दिल हो गया चोरी। राम ठगे के ठगे ही रहे। यह दृश्य बाबा विश्वनाथ देख रहे थे, उनको आनंद आ गया कि भोले बाबा मुस्काए रहे, प्रभु राम भी नारी लपेटे में आए। कि एक और फंसा कि भोले बाबा मुस्काए रहे, प्रभु राम भी नारी लपेटे में आए। और भूल गया धनु बाण पराक्रम, सिया के नेह नेह भरमाए। तो बोले कि पार्वती सुनना है, सुनैना लगी प्रभु को अरुझाए। तो पार्वती हर्षाय लजाय, गई अपने दिन ध्यान में आए। कि पार्वती, भगवान राम सूर्यवंश के हैं। सूर्योदय तो प्रतिदिन हो रहा है, लेकिन जब उस दिन सूर्योदय होने लगा तो प्रभु सूर्य नारायण के हृदय में एक पारिवारिक कार्य जुड़ गया। बड़ा अद्भुत कार्य सुनिए कि मिथिले सलली बदली बदली, रघुनंदन भी बदले बदले हैं। कि मिथिले सलली बदली बदली, रघुनंदन भी बदले बदले हैं। और कोई कहे सूर्योदय हो रहा, कोई कहे उनसे भी भले हैं। तो साक्षी बनूं इस हेतु नक्षत्र, मुहूर्त सभी एक साथ चले हैं। कि साक्षी बनूं इस हेतु नक्षत्र, मुहूर्त सभी एक साथ चले हैं। तो अपने कुल की बहू देखने को प्रभु सूर्य नारायण भी निकले हैं। अपने कुल की। और अंतिम क्षण, उस समय फुलवारी में न राजा दशरथ, न जनक, न रानी कौशल्या, न माता सुनैना, माता पिता अनुपस्थित, विवाह की भूमिका बन गई। जब किसी विवाह में माता पिता का कोई भूमिका नहीं होता तो ऐसे विवाह में मंडप में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। वही चर्चा राम विवाह मंडप में हो रहा है। कथा त्रेता का, मसाला कलयुग का, इलेक्ट्रॉनिक छंद आपके हवाले करता हूँ, सुने। कि कोई कहे लव मैरिज है और कोई कहे कि अरेंज हुआ है। कि कोई कहे लव मैरिज है और कोई कहे कि अरेंज हुआ है। और कोई कहे यह जोड़ी पुरातन, मानव में एक्सचेंज हुआ है। तो हुलसी हुलसी मिथिलापुर है, जस मानो बसंत में चेंज हुआ है। हुलसी हुलसी मिथिलापुर है, जस मानो बसंत में चेंज हुआ है। और दोनों के नैन हिले न डुले, जैसे कोई मोबाइल हैंग हुआ है। देखिए ये कवि की क्षमता होती है, कहाँ से